नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो आज हो रहा है, जो मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, जो उनके धार्मिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको जो रौंदा जा रहा है, और इसमें जो लोग शामिल हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी शामिल है, फिर एससी शामिल है और फिर एसटी शामिल है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बीजेपी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। इसलिए वो तमाम एससी एसटी ओबीसी युवा जिम्मेदार नहीं जिसके हाथों में तलवार है। मैं आपको ज़्यादा नहीं 2500 साल पहले ले जाऊंगा और आज तक लाऊंगा और मैं एक एक शब्द बता दूंगा, किसी के डरूंगा नहीं। मैं डर से ईमान की बात नहीं कहना छोड़ूंगा। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? दरअसल ये देश सोने की चिड़िया थी। दरअसल ये देश अखंड भारत था। अफगानिस्तान, कंधार, बर्मा सब भारत का हिस्सा था जब सम्राट अशोक थे। तभी यहाँ विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी नालंदा विश्वविद्यालय थी। दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। हम विश्वगुरु थे। उसके बाद मौर्य वंश की समाप्ति होती है और बृहद्रथ की हत्या होती है। पुष्यमित्र शुंग हत्या करते हैं और उसके बाद इस देश पर कब्जा हो जाता है आर्यों का, जिसको हम मनुवादी कहते हैं, जातिवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये देश टुकड़ों में बंटता चला जाता है। उसके बाद इस देश में राजपूत नेता होते हैं, राजपूत राजा होते हैं और देश अपने टुकड़ों में बंटता चला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश को नुकसान पहुंचाता है ब्राह्मणवादी, मनुवादी। इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पेशवा। लेकिन उस दौर में भी कुछ अच्छे लोग आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज आते हैं, एक बार फिर से सपना देखते हैं बड़े देश का, बड़े राष्ट्र का। और इस दौर में उनका सामना होता है मुगलों से भी, और उसी दौर में उनका सामना होता है यहाँ के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादियों से भी, जो शिवाजी महाराज पर मुगलों की हिम्मत नहीं थी उनके दरबार में जाकर हमला करने की। उसी शिवाजी महाराज पर एक मनुवादी, ब्राह्मणवादी कुलकर्णी भरे दरबार में हमला करता है और ठीक वो दोहराने की कोशिश करता है जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ के साथ दोहराया था। उसके बाद साहूजी महाराज की साजिशन, उसके बाद संभाजी महाराज की साजिशन हत्या होती है। उसके बाद उनके जो पुरखे को अपने सपनों का पूरा करते हैं साहूजी महाराज। लेकिन इस दौर में जब राजपूत राजाओं का अपना स्वार्थ हावी होता है, मनुवाद हावी हो जाता है, ब्राह्मणवाद हावी हो जाता है, जातिवाद चरम पर है, जब जाति देखकर लड़ने वाली सेना तैयार होती है, उसी दौर में मुगलिया कब्जा होता है भारत पर। तो इसके लिए जिम्मेदार थे मनुवादी। उसके बाद जिम्मेदार थे इस देश के आतताई राजा, जो जाति और धर्म के ब्राह्मणवादियों की साजिश को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इस देश के में मुगलों का भी उतना ही दोषी है जो आज मुसलमानों पर हो रहा है। जब इस देश में मुगलों का शासन था तब मुगलों ने कभी भी धर्म को नहीं थोपा। लेकिन मुगलों से गलती ये हुई कि उसने मानवीय विकास के लिए कोई काम नहीं किया। स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़ी महलें तो बनवाई, लेकिन जातिवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं छेड़ा और मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद बढ़ते रहे उसी मुगलिया दौर में। लेकिन कबीर भी हुए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज भी हुए, जो इन जातिवाद मनुवादियों से लड़ रहे थे। तो दोषी उतने ही हैं, वो मुगल भी थे। उसके बाद इस देश में मुगलों की टूट को, फिर राजाओं के दौर को अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने कोशिश की कम से कम कि इंडियन पिनल कोड दिया जाए, जातिवाद का खात्मा हो। और उसी दौर में फूले, पेरियार, अंबेडकर जैसे लोग पढ़ लिख के जातिवाद के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन अंग्रेज भी वैसे ही शातिर थे, उन्होंने भी सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंप दी जो जातिवाद और मनुवाद के पोषक थे। लेकिन किसी तरह से तमाम लोगों के संघर्षों के बाद मुसलमानों ने अपनी जमीनें, अपनी संपत्ति सब लुटाई और अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका निभाई। दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, जो उस समय शूद्र और अछूत थे, वो भी उस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे जिस अंग्रेज ने उनके लिए अपने स्कूल के दरवाजे खोले थे। इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था कि धरती पर कोई ईश्वर है तो वो अंग्रेज है जिसने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोले। लेकिन बाबा साहब उसी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों को समझा रहे थे
कि हमारा तो शोषण हो ही रहा है जाति के नाम पर, लेकिन आप भी भारत का शोषण कर रहे हैं। और बाबा साहब ने पीएचडी की थी द वैल्यू ऑफ रूपी पर, और उसी के बाद भारत की आर्थिक नीतियाँ बनी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब की जी तोड़ मेहनत, अथक प्रयास के बाद एक बढ़िया संविधान बना। उसके बाद उम्मीद थी कि यह देश कम से कम जाति और धर्म के हिंसा में नहीं आएगा, एक अच्छा मुल्क बनेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश में पहला सांप्रदायिक दंगा तब शुरू होता है जब ज्योतिबा फूले ने, आप याद कर लीजिए, जब ज्योतिबा फूले ने शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की, तब उस समय बाल गंगाधर तिलक को लगा कि ये तो मनुवाद को खत्म करने की साजिश है, जातिवाद खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत की और उसी समय से सांप्रदायिक दंगा इस देश में शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। उसके बाद देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो इस देश में सांप्रदायिक दंगे का जो सबसे बड़ा दोषी है वो कांग्रेस है। इस देश में लगभग 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसने कभी भी मन से जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उसने कभी मन से नहीं चाहा। वो नेहरू भी थे जो तारीख देखकर, समय देखकर कर्मकांड करते थे। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया और इसलिए लोहिया ने कहा था कि मैं इनका विरोध करूंगा क्योंकि ये कर्मकांडी हैं। वो बनारस की घटना, जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते उन्होंने किसी के पैर धोए थे, उसका विरोध हुआ। और कांग्रेस ने इस तरह से इस देश को सींचा, पाला, पोसा कि वो मनुवाद, ब्राह्मणवाद को भी आगे बढ़ाते रहे और थोड़ा बहुत संविधान के स्पिरिट को भी जिंदा रखा। बाबा साहब इसी से दुखी थे। वो चाहते थे कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार मिले, सिर्फ वोट का नहीं, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार भी मिले, सामाजिक अधिकार भी मिले। और उनको कानून मंत्री के तौर से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस 50 साल तक राज करती रही और जिन लोगों को उसने जाति देखकर अपने अपने पदों पर बैठाया, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिजनेस हो, वो सब के सब आज संघ के समर्थक निकल गए। इसी दौरान कुछ बहुजन समाज के और भी लोग होते रहे। बाबू जगजीवन राम हुए, उन्होंने समाज के लिए काम किया। शिंदे ने काम किया। इक्का दुक्का कांग्रेस में आते रहे। अर्जुन सिंह ने काम किया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काम किया। लेकिन वो सब वोट के लिए दबाव में काम करते गए, संविधान के स्पिरिट को लागू नहीं किया। उसके बाद मान्यवर बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, कुछ और बहुजन नेता आए, करुणानिधि आए, कर्पूरी ठाकुर आए, लालू यादव आए, मायावती आई सत्ता में। इन लोगों ने बहुजन आंदोलन को बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस सब पर मिट्टी पलीत करती रही। सबसे ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण इस देश में किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। राम मंदिर के दरवाजे खोलने की बात हो, घर घर में टीवी रामायण मैथोलॉजी की पहुंचाने की बात हो, ये सब कुछ कांग्रेस के दौर में हुआ। ईवीएम भी कांग्रेस के दौर में हुआ। उसी का फसल आज बीजेपी काट रही है। बस फर्क इतना है कि वो सब कुछ डंके की चोट पर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू कर दिया होता तो आज सारा पिछड़ा वर्ग पढ़ा लिखा होता। सारा पिछड़ा वर्ग पढ़ा लिखा होता, कोई तलवार नहीं उठाता। वो हमारी तरह, आपकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार होता और ये देश बेहतर मुल्क होता। अगर कांग्रेस ने आरक्षण लागू कर दिया होता ईमानदारी से तो आज शेड्यूल कास्ट के लोग तमाम सिस्टम में होते, ओबीसी के लोग मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होते और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बना रहता, सबको न्याय मिलता। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया। जिनको जाति देखकर उसने सिस्टम में बैठाया, वही सब आज संघ के समर्थक निकल गए। उसके बाद मैं आऊंगा, आज एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कैसे इस देश को गुमराह कर रहे हैं, कैसे मुसलमानों पर हो रही हिंसा के लिए वो भी दोषी हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस देश के तमाम उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमने 70 साल जो बाबा साहब ने सपना देखा था, फूले पेरियार ने उसको हमने बर्बाद कर दिया, जो फातिमा शेख ने सपना देखा था। अगर इस देश में एमयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटियां और बनती कांग्रेस के जमाने में, तो आज मुसलमान कलेक्टर, एसपी, डीएम होता, जज होता, एक चेक एंड बैलेंस होता, हर जगह मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी नहीं बैठे होते। तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी के धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे शोषण कर लेता।
लेकिन इसके लिए छिटपुट लड़ाइयाँ होती रही। लड़ने वाला कौन था? वो सब बहुजन समाज के लोग थे। मुसलमानों के नेताओं से भी गलती हुई। वो जगदेव प्रसाद के साथ खड़े नहीं हुए, वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े नहीं हुए, वो कांसीराम के साथ खड़े नहीं हुए, वो कर्पूरी ठाकुर के साथ खड़े नहीं हुए। हाँ, वो मायावती के साथ, लालू यादव के साथ जरूर खड़े हुए। कांग्रेस का उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने इन नेताओं को तब वोट देना शुरू किया जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आज भी उन राज्यों में जहां कोई रीजनल फोर्स नहीं है, मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। वही कांग्रेस जिसने इस देश को सबसे ज्यादा नर्क में तब्दील किया। अगर वो ईमानदारी से कोशिश करती तो आज बीजेपी न आती और न इस तरह से इस देश में जाति और धर्म के नाम पर मार काट मचता। जो कांग्रेस ने किया, जो लीडरशिप कल तक जो लोग जाति के नाम पर सिस्टम में बैठाए गए थे, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, वो सब आज मनुवादी निकल गए, वो सब आज जातिवादी निकल गए और सब संघ के समर्थक हो गए। और आज न कोर्ट से आवाज उठ रहा है, न कहीं से सीबीआई, न ईडी, न इनकम टैक्स, न कोर्ट, न कचहरी, न अखबार, न पन्ना, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रहा है, क्योंकि हर जगह एक जाति और एक धर्म विशेष के लोग बैठे हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर मुसलमानों से नफरत करते हैं और जाति के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी गई। फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि, पेरियार ललई सिंह यादव, फातिमा शेख, तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इनकी लड़ाई तब तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाई। पिछले दूसरे हमारी एक और पीढ़ी के नेता लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, इन सब ने लड़ाइयाँ लड़ी, मुलायम सिंह यादव। लेकिन आज वो लड़ाई कमजोर हो रही। शिबू सोरेन, आज अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, एचडी देवगौड़ा, स्टालिन, ये सब चुप होके बैठे हैं। इनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर ये सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता सड़कों पर निकले एक दूसरे के हाथ थाम कर, तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे जो तलवार पकड़े हुए हैं, उनको सामाजिक समझ बढ़ेगी। आज इन नेताओं ने, आज तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन जैसे स्टालिन काम कर रहे हैं। अगर आज भी सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, अगर आज भी मुस्लिम कम्युनिटी के नेता, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस, आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाते, सबको नौकरियां मिलती, तो आज युवा तलवार नहीं भांज रहे होते। उनको अगर पढ़ाया गया होता, लिखाया गया होता, तो उनको पता चलता कि उनका भला तलवार भांजने में नहीं है, जातीय दंगा में नहीं है, धार्मिक दंगे में नहीं है, उनकी भलाई पढ़ाई लिखाई, कोर्ट कचहरी, वकील, जज बनने में है। लेकिन एक ऐतिहासिक गलती हुई है और वो गलती आज फिर से दोहराया जा रहा है। आप सोचिए, जो बीजेपी क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं धर्म के नाम पर राजनीति करेगी? क्योंकि उसको धर्म के नाम पर वोट मिलता है। सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव ने उस दौर में, जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी की और जब कत्लेआम हो रहा था, तो लालू यादव ने गिरफ्तार किया था। आज तेजस्वी यादव घर में बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब ने गठबंधन किया और कहा कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज मायावती, अखिलेश अपने घर में बैठे हैं। शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया। आज हेमंत सोरेन नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। सब तरफ से मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से कह दे रहा हूं कि आज मुसलमान जब तक है तभी तक तुम हिंदू हो। कल मुसलमान की बारी, आज मुसलमान की बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जाति के नाम पर तुम भी मारे जाओगे। रास्ता यही है जो बाबा साहब फूले पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम का रास्ता है, कर्पूरी ठाकुर का रास्ता है। सोशल जस्टिस की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई। आज अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग भी जज होते, ब्यूरोक्रेट्स होते, सिस्टम में होते, तो वो इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरते, आदेश पारित करते। और सबसे बड़ा दोषी है इस देश की मीडिया, और मीडिया में बैठा हुआ वो तमाम सवर्ण, रवीश कुमार, अजीत अंजुम और तमाम वो जो सवर्ण पत्रकार जो आपको आज हिंदू मुस्लिम दंगे के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो मुसलमानों के पक्ष में बोल तो रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि इन पत्रकारों ने कभी सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया। इन पत्रकारों ने कभी नौकरी, आरक्षण के पक्ष में एससी, एसटी, ओबीसी को कैसे नौकरी मिलती, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती। सोचिए,
अगर और बीपी सिंह ने आरक्षण नहीं दिया होता तो ओबीसी आज पूरा का पूरा ओबीसी तलवार लिए घूम रहा होता। आज मैं भी तलवार लिए घूम रहा होता अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होती, अगर मेरे पास फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा नहीं होती। तो ये अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, विनोद कापरी हो, रवीश कुमार हो, ये सब उतना ही दोषी हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मुसलमानों को ये नहीं बताया कि तुम 90% रिजर्वेशन में हो, रिजर्वेशन लागू हो। इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि सोशल जस्टिस लागू हो ताकि इस देश में सबको बराबर का मौका मिले। जब नौकरी की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, तो ये सब के सब जातिवादी लोग अपने जाति के पक्ष में खड़े होते हैं। जब वही हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तब इनका जमीर जग जाता है और ये धर्म के नाम पर लड़ाई में मुसलमान के साथ खड़े तो दिखते हैं, लेकिन वो इसलिए दिखते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की खबरें चलती रहे और समाज में विद्वेष फैलता रहे। लेकिन जब आरक्षण, सामाजिक न्याय, सोशल भागीदारी की बात होगी तो ये सब के सब सांप सूंघ जाता है। तो दरअसल मुसलमानों के हितैषी नहीं, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की खबरें आगे आती रहे, लोग आपस में लड़ते रहें और आपको लगेगा कि मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन ये दरअसल आरएसएस को फायदा पहुंचा रहे हैं। निगेटिव कैंपेन भी किसी के लिए फायदेमंद कैंपेन होता है। अगर इस देश में घर घर आरक्षण की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, न्याय की लड़ाई पहुंचाई गई होती तो आज दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के हाथ में तलवार नहीं, किताब, कलम और मोबाइल होता, कैमरा होता, सोशल जस्टिस के पक्ष में वो खड़े होते। तो सबकी जड़ है सामाजिक न्याय के आंदोलन को कम करना। अब मैं आता हूं अपने देश के युवा नेताओं पर। आज जरूरत है अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती जी हो, स्टालिन हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, इन सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और मुसलमानों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। यकीन मानिए, इस देश में मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कह देना चाहता हूं, आज आपके बच्चे तलवार लिए घूम रहे हैं, यकीन मानिए कल जब मुसलमान नहीं रहेगा तब आपके जाति के नाम पर आपको मारा जाएगा। इस देश में कभी सिखों को मारा गया, पहचानिए वो कौन लोग थे जो इंदिरा गांधी के नाम पर सिखों को मान रहे थे। उस समय यही मनुवादी, जातिवादी लोग इंदिरा के साथ थे और कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जो आज कह रहे हैं मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, वो तब भी उस समय थे। इस देश में जैनियों को मारा गया, इस देश में क्रिश्चियनों को मारा गया, मारने वाले वही थे, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं था। इस देश में शेड्यूल कास्ट को रोज मारा जाता है। पता कीजिए कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर अंधाधुंध हत्याएं करते हैं। इस देश में पिछड़ों का अधिकार, मैं पूछना चाहता हूं, जो तलवार लेके SC ST OBC घूम रहे हैं, तुम्हारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? तुम्हारे कलेक्टर, SP, DM बनने का विरोध कौन करता है? तुमको इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रखा जा रहा है ताकि तुम सिर्फ हिंदू बने रहो और वोट करते रहो और तलवार चलाते रहो। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं, जो चाहे संसद में बैठे हों, चाहे नेता हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी चलाते हों, अगर आप आज नहीं खड़ा हुए, ये पूरा का पूरा खेल क्या चल रहा है? संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। एक बड़े तबके को, 20%, 15% आबादी को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम संविधान को मत मानो, संविधान के खिलाफ खड़े हो जाओ मुसलमानों, तुम्हारी रक्षा संविधान से नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए, जिस दिन इस देश का मुसलमान संविधान के खिलाफ खड़ा हो गया, उसने कानून व्यवस्था को हाथ में लेना शुरू किया, फिर क्या होगा? त्राहिमाम होगा। और कौन लोग मरेंगे इस देश में? वो लोग नहीं मरेंगे जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, क्योंकि उनके पास विदेश में रहने का मौका है, उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है। इस देश में मारे जाएंगे SC ST OBC के लोग, जिनके पास न पैसा है, उनको हथियार देकर लड़ाया जा रहा है। अब भी जाग जाओ। और इसके लिए मैं इन तमाम युवा नेताओं से अपील करता हूं कि इस देश को बचाइए, इस देश के संविधान को बचाइए। और इस देश का संविधान कहता है कि कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, वो उसका निजी मसला है। इस देश के तमाम सेकुलर पसंद SC ST OBC माइनॉरिटी के पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, इन सबको अभी खड़ा होना चाहिए और संविधान के लिए कम से कम इनको मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अगली बारी आपकी आएगी और आपके ही लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। अगर आज अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, ये सब लोग सोशल जस्टिस के आंदोलन को घर घर पहुंचाया होता, हर जगह इन्होंने आरक्षण की मांग की होती, युवाओं को रोजगार मिला होता, नौकरियां मिली होती,
तो आज ये दुर्दशा न होती और देश में धार्मिक अफीम नहीं चाट रहे होते लोग। तो ये समझना पड़ेगा कि एक बड़ी राजनीतिक और ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं हम लोग। इस देश के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है और धर्म के नाम पर लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर मारा पीटा जा रहा है। और जो लोग आज धर्म के नाम पर मार पीट रहे हैं वो भी कल जाति के नाम पर मारे पीटे जाएंगे। कभी जाटों को मारा गया, कभी पटेलों को मारा गया, कभी गुर्जरों को मारा गया जब उन्होंने अधिकार मांगा। कौन थे मारने वाले? वही थे जो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। सिखों को मारने वाले कौन थे? वही थे जो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। जाति के घोड़ी चढ़ने पर शेड्यूल कास्ट को वही मारते हैं जो आज मुसलमानों को मार रहे हैं। आरक्षण का विरोध वही करते हैं जो आरएसएस बीजेपी के नेता हैं, जो आज मुसलमानों के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं। कपिल मिश्रा कहता है कि हमारी पहचान सिर्फ हिंदू है, जो अपनी कपिल नाम और मिश्रा लगाता है। उससे पूछिए तुम्हारे घर में कितनी बहन बेटियों की शादी दूसरे हिंदू जातियों में हुई है? एक जवाब नहीं मिलेगा। जो एससी एसटी ओबीसी के लोग आज हिंदू बनकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी की शादी कहां होती है, जाति देख के या धर्म देख के? तुम शादी करते हो तो जाति देख के या धर्म देख के? जब तुम शादी करने जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जब तुम अपनी नौकरी की बात कहोगे तब तुम्हारी जाति पूछी जाएगी। तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ वो कौन लोग हैं? अगर नहीं समझेंगे तो मुसलमानों से नफरत के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का सारा अधिकार छीन लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। न तुम जज हो, न तुम मीडिया में हो, न तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, न तुम ब्यूरोक्रेसी में हो, न तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, न तुम व्यापार में हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मजदूर और पैदल सिपाही बन के रह जाओगे। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई जितना कमजोर होगा, धार्मिक उन्माद उतना बढ़ेगा, इस देश का संविधान उतना कमजोर होगा। अभी मैंने देखा है अखिलेश यादव एक वीडियो शेयर करते हैं साक्षी जोशी का, जिसमें साक्षी जोशी पूछती हैं कि मैं एक ब्राह्मण होने के नाते पूछ रही हूँ, मैं एक हिंदू होने के नाते पूछ रही हूँ, मुसलमानों पर अत्याचार क्यों? ये साक्षी जोशी तब चुप हो जाएंगी जब आरक्षण का आंदोलन चलेगा, जब सोशल जस्टिस का आंदोलन चलेगा, तब इनको अपने ब्राह्मण समाज का हित याद आएगा। लेकिन इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इस देश में आज जो सब कुछ हो रहा है, जो जाति और धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है, उसको करने वाला, रचने वाला कौन लोग है। अगर आज इस देश में हर किसी के पास भागीदारी होती, चाहे अगर जजेज होते हर जाति और धर्म के लोग, ब्यूरोक्रेसी में होते हर जाति और धर्म के लोग, तो ये हिंसा न होती, ये आंदोलन होता, देश बेहतर मुल्क होता। इसीलिए बाबा साहब ने आरक्षण को डाइवर्सिटी कहा है, भागीदारी का सवाल कहा है। लेकिन अभी भी मौका है, मुझे लगता है कि इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को एक मुश्त सड़कों पर निकलना चाहिए, ताकि इस देश के संविधान को बचाया जा सके, इस मुल्क को बचाया जा सके और यहाँ हर धर्म और जाति के लोग आपसी भाईचारे से रह सके। बाबा साहब ने इसलिए कहा है कि हम तब तक कोई देश नहीं बन सकते हैं जब तक हमारी खुशी एक साथ न हो, और तब तो और नहीं बन सकते हैं जब तक हमारा गम एक साथ न हो। आज मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप खुश हो रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग, कल तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा। आज मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों को रौंदा जा रहा है, तुम एससी एसटी ओबीसी के लोग खुश रहे हो, कल तुम्हारे भी धर्म के प्रतीकों को रौंदा जाएगा। तुम्हें तो जाति के नाम पर रोज रौंदा जाता है, अपने पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लो। तभी बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में कौन किस धर्म को मानेगा उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो उसका निजी मसला है। धर्म को राजकाज, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार में नहीं घुसाया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज जो लोग मुसलमानों से धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, कल उनके साथ भी जाति के नाम पर भेदभाव होगा। और नहीं भरोसा है तो आप गांठ बांध लीजिए। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के नेता कम से कम सड़कों पर निकलें, एक दूसरे का हाथ थामें और डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश को बचाएं। नहीं तो इसके बाद संविधान भी नहीं बचेगा। वो कभी सिखों को मारने आए, आप चुप रहें। वो मुसलमानों के मार रहे हैं, आप चुप रहें। वो दलितों को जाति के नाम पर मारते हैं, आप चुप रहते हैं। वो पिछड़ों का अधिकार छीनते हैं, आप चुप रहते हैं। वो आदिवासियों का अधिकार छीनते हैं, आप चुप रहते हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी चाकरी में हैं,
जो एमएलए एमपी हैं उनकी कम से कम जिम्मेदारी है कि संविधान बचाने के लिए सड़कों पर आओ, नहीं तो अगली बारी आपकी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।